हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने आज के लेक्चर में हम एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर जनपद और महाजनपद जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। और अपने आज के लेक्चर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, जो कौन कौन से फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल थे जनपद महाजनपद के इमरजेंस के लिए। उसके बाद हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिस फैक्टर्स की वजह से जो महाजनपद से वो पावरफुल एज अ पावरफुल एंटिटी इमर्ज किए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनके टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उस टाइम पे ना ह्यूमन जो थे ना वो परमानेंटली सेटल हो चुके थे। और जहाँ पे भी परमानेंट सेटलमेंट हो ना, वहाँ पे एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए होती है कि जो उस एरिया को कंट्रोल कर सके। इसी की वजह से जो जनपद थे ना उनकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी। एक किंग की अथॉरिटी जो थी ना वो बननी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि 16 सेंचुरी बीसी में जो मेन पॉलिटिकल एक्टिविटी का एरिया था ना वो वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी की तरफ शिफ्ट हो गया। कि पहले जो ज़रा पॉलिटिकल पावरफुल एरिया था वो वेस्टर्न यूपी था, लेकिन इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे वो थोड़ा चेंज होकर ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था अंगुत्ता निकाय, उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड पे टोटल 16 महाजनपद थे। उसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि उस टाइम पीरियड पे ना एक न्यू अर्बन सेंटर जो था ना मिडिल गंगा बेसिन रीजन में, वहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। जहाँ पे भी एक अथॉरिटी हो, कोई कंट्रोल अथॉरिटी हो ना, तो वहाँ पे सब कुछ जो होता है ना वो कंट्रोल में रहता है और एक कुछ न्यू डेवलपमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी की वजह से जो मिडिल गंगा बेसिन रीजन था ना वहाँ पे भी न्यू अर्बन सेंटर बनने क्रिएट हो गए। तो इसी की वजह से इस टाइम पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद बताया गया है कि जो टोटल 16 महाजनपद से ना उसमें से कुछ महाजनपद जो थे वो रिपब्लिक्स भी थे। रिपब्लिक्स क्या होता है? रिपब्लिक में होते हैं अभी, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना वो इलेक्टेड होता है। कि जो उनका जनपद था, जो वहाँ पर का राजा था ना, उसे जनता की तरफ से इलेक्ट किया जाता था। जैसे एग्जांपल है कंबोज, वाजी, वैशाली जो बिहार में है, और असमका जो गोदावरी नियर के पास था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो थे वो उनकी इमरजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे सबसे फर्स्ट फैक्टर बताया गया है कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर जो था ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था, जिसकी वजह से फूड सप्लाई जो थी वो काफ़ी अच्छी मात्रा में चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों के पास फूड सफिशेंसी काफ़ी अच्छी थी। और उन्होंने और चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने ट्रेड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, और न्यू न्यू अर्बन सेंटर जो थे ना वो बनने स्टार्ट हो गए। सेकेंड फैक्टर बताया गया है कि उस टाइम पे जो आयरन था ना उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो थी ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी। और उसके अलावा जो वेपन सिस्टम था ना वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ, क्योंकि आयरन से जो वेपन्स बनते थे ना वो काफ़ी हाई क्वालिटी के वेपन्स बनते थे। जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर की एग्जांपल है कि आयरन प्लग शेयर मिला था जकेरा में, यूपी की ईटा डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड फैक्टर बताया गया है कि उस टाइम पे ना एक परमानेंट इनकम टैक्स का सिस्टम जो था ना वो स्टार्ट कर दिया गया था। एक इनकम सोर्स बन चुका था टैक्स की वजह से, जिसकी वजह से एक स्टैंडिंग आर्मी बननी स्टार्ट हो गई। कि आर्मी को चलाने के लिए उनको जो सोर्स चाहिए था वो जो इनकम थी ना वो एज ए टैक्स से कलेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि कौन सा फोर्थ फैक्टर क्या था, कि जो वहाँ के जब तब टाइम पीरियड के जो रूलर्स थे ना वो काफ़ी एम्बिशियस थे, वो ना न्यू न्यू एरिया को कंक्वेस्ट करना चाहते थे। और लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि उस टाइम पीरियड पे ना जो एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के लिए रिटर्न कोड, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के लिए ना कोई रिटर्न कोड लिख दिया गया हुआ था। उस टाइम पे रिटर्न कोड था जो किंग की हेल्प करता था एक लार्जर एरिया को कंट्रोल करने के लिए। एंड उसके बाद है कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे एक मगध एम्पायर के राइज़ के लिए। जैसे सबसे पहले बताया गया कि मगध के पास ना जोग्राफिकल एडवांटेज थी, कि वहाँ पे आयरन ओर जो था ना वो काफ़ी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा थी। उसके अलावा जो वहाँ की जो ज़मीन थी ना वो काफ़ी फर्टाइल थी। और पाटली जो उनकी कैपिटल थी ना पाटलिपुत्र, वो भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थी, कि उसके साइड्स पे हिल्स थी, और वो गंगा गंदक सोन और काशी के कन्फ्लुएंस पे, कि जहाँ पे जो मिलती है ना वो वहाँ पे वो एरिया वो सेंटर रीजन जो पाटलिपुत्र था वो वहाँ पे था। कि उसको कन्क्वेस्ट करना और उस पर हमला करना जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और दूसरे एम्पायर्स के लिए। उसके अलावा क्या है कि उसके सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि उस टाइम पे टिम्बर और एलिफेंट जो थे ना वो भी काफ़ी अबंडेंस में थे उस टाइम पे मगध एम्पायर के पास। कि उस टाइम पे जो अगर कोई बाहर से कोई अटैक करने आता तो एलिफेंट अगर वो देख लेता ना कि एलिफेंट आर्मी में एलिफेंट है तो उससे वो डर जाते थे, जिसकी वजह से ये भी उनके लिए काफ़ी ना एक
एक प्लस पॉइंट हो गया उनके लिए कि जिसकी वजह से वो एज ए पावरफुल एंटिटी इमर्ज किए। उसके बाद बताया गया कि लीडरशिप मगध के पास जो थी ना, वो मगध सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास उनके उसमें जो लीडरशिप इमर्ज हुई ना, वो हर बार एनर्जेटिक और एम्बिशियस लीडर जो थे ना वो आए, जैसे बिम्बिसार, महापद्मानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक लाइक। ये सभी के सभी जो लीडर्स थे ये काफ़ी एम्बिशियस थे। इन्होंने न्यू न्यू एरिया को कन्क्वेस्ट किया था अपने दम पे, और ये काफ़ी एज अ पावरफुल किंग को इनको इनको काफ़ी पावरफुल किंग माना जाता था उस टाइम पीरियड पे। लास्ट फैक्टर बताया गया है कि उस टाइम पे क्या है, जो मगध की जो सोसाइटी थी ना, वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रही थी, जिसकी वजह से मगध एम्पायर की जो सोसाइटी थी वो काफ़ी चेंज हो रही थी। कि वो ना थोड़ा सा जो उस टाइम पे जो आप कह सकते हो जो वैदिक एज थी ना, उससे काफ़ी चेंज थी। इस जहाँ की सोसाइटी जो थी वैदिक एज से थोड़ी सी चेंज होनी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मगध एम्पायर जो था एज अ पावरफुल एंटिटी इमर्ज होना शुरू हो गया। एंड अब लास्ट में कि मगध एम्पायर में कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था। जैसे सबसे पहले हरियाणा डायनेस्टी आई, उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी आई, और लास्ट में नंदा डायनेस्टी आई। हरियाणा डायनेस्टी के जैसे सबसे फर्स्ट रूलर बिम्बिसार था, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, लास्ट में उदयन। फिर शिशुनागा डायनेस्टी में सबसे पहले शिशुनाग, उसके बाद काल अशोका, और लास्ट में जो नंदा डायनेस्टी थी उसका जो सबसे पहले रूलर था महापद्मानंदा, और उसका जो लास्ट रूलर था धनानंदा। ये सभी के सभी जो थे ना, ये मगध एम्पायर को उन्होंने रूल किया था। अब इनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। एंड फर्स्ट बिम्बिसार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये फर्स्ट रूलर था महाजनपद के बीच में जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट रूलर महाजनपद में जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, तो उसका आंसर बिम्बिसार होगा, और वो भी हरियाणा का डायनेस्टी का। उसके बाद क्या है भी, इस टाइम पे जो मगध की कैपिटल थी वो राजगीर थी। ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। उसके बाद बताया गया है कि ये प्रोंग स्ट्रेटजी यूज़ करता था। जैसे प्रोंग स्ट्रेटजी के अंदर आ जाता है, ये मैट्रिमोनियल अलाइंसेस को बढ़ाता था, स्ट्रॉन्ग रूलर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेता था, और जो वीक नेबर्स होते थे ना उनको कन्क्वेस्ट कर लेता था, जिसकी वजह से ये एज ए पावरफुल एंटिटी इमर्ज कर पाया। क्योंकि मैट्रिमोनियल लाइन से क्या होता था कि ये और देशों के साथ थोड़ा उनके क्लोज हो जाता था, जिसकी वजह से इनकी जो दूसरे देशों के साथ जो दूसरे किंग्स के साथ जो एनिमिटी थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। स्ट्रॉन्ग के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी, कि स्ट्रॉन्ग जो था उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करना, ताकि उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है बिल्कुल सही रहें, और जो वीक नेबर है उसको कन्क्वेस्ट करके उसका एरिया जो है उसे अपने कंट्रोल के अंडर ले लेना। और जैसे इसमें बताया गया था कि बिम्बिसार ने क्या किया कि इन्होंने ना कोसला का जो राजा था ना, उसकी डॉटर के साथ मैरिज की, जो उसकी डॉटर के साथ मैरिज की, और उससे डॉरी में एज ए काशी जो है ना वो गिफ्ट मिला एज ए डॉरी में। एंड उसके बाद अजातशत्रु, उसका बिम्बिसार का बेटा जो था ना, उसका रूल आना स्टार्ट हो गया। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने बिम्बिसार को या तो मार दिया या जेल में बंद करके रख दिया। ये काफ़ी अग्रेसिव रूलर था कि इसने अपने मामा के साथ ही फाइट करनी स्टार्ट कर दी, और काशी को। एंड उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट हो गई। शिशुनागा ने क्या किया था कि उसने ना अवंती के राजा को हरा दिया, और मगध को अपने रूल के अंदर इंटीग्रेट कर लिया। शिशुनाग को उसके बेटे काल अशोका ने सक्सीड किया, और जो उस टाइम का जो काल अशोका था ना, उसी के टाइम पीरियड पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ना वो अटेंड की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना वो अजातशत्रु के टाइम पे ऑर्गेनाइज की गई थी, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो काल अशोका के टाइम पीरियड पे ऑर्गेनाइज की गई थी। ये वही टाइम पीरियड है जब जो बुद्धिस्ट जो संघ है ना वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। जैसे फर्स्ट ग्रुप था स्थाविरा, एंड सेकंड है महासंघिका। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट हो गई। उसके बाद ना नंदा डायनेस्टी जो थी ना वो पावर में आ गई। सो नंदा डायनेस्टी का जैसे सबसे पहला रूलर था महापद्मानंदा। ये ना लो कास्ट से बिलोंग करता था, या ये ना नॉन क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करता था। ये फर्स्ट रूलर था, ये फर्स्ट रूलर की डायनेस्टी थी जो क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग नहीं करती थी, जिन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। इसने इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, और इन्होंने ना कलिंगा को अपने टेरिटरी के अंदर ऐड कर लिया। इसके बाद महापद्मानंदा को सक्सीड किया उसके बेटे धनानंदा ने। धनानंदा जो था ना वो उस टाइम पीरियड पे वो काफ़ी एरोगेंट और एग्रेसिव रूलर था। वो काफ़ी है, उसने ना जो टैक्सेशन थी ना, काफ़ी हैवी टैक्सेशन जो थी ना वो इम्पोज कर रखी थी अपने सिटीजन्स के ऊपर, जिसकी वजह से ना वो काफ़ी उसके देश के जो सिटीजन्स जो थे ना वो उससे काफ़ी नाराज़ थे। और लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि इसी बात का फ़ायदा जो था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया, और उन्होंने नंदा डायनेस्टी को हरा के अपना मौर्य एम्पायर जो था ना वो बनाना स्टार्ट कर लिया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।